चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में होगी चुनावी रैली, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 12 राज्यों की 88 सीटों पर होगा नामांकन। बीजेपी घोषणा पत्र की आज दूसरी मीटिंग और किसानों के लिए कई बड़े दावों पर लग सकती है मुहर। आज अंडमान में रैली करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई आज। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर एक्शन लिया। कहा आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत है। गर्म हवाओं की चपेट में आने वालों की हर जिले में होगी निगरानी। केंद्र ने राज्यों के लिए जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राजधानी लखनऊ से एक खबर आ रही है जहां पर दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बात अमरोहा और मेरठ की भी कर ले तो अमरोहा, मेरठ, बागपत में नामांकन का आज आखिरी दिन। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ में भी नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने भी पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर, मथुरा में भी आज नामांकन का आखिरी दिन है। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में अब तक के 81 प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया है। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसी के साथ तमाम जिले यानी कि अमरोहा, मेरठ, बागपत में भी आज आखिरी दिन है नामांकन का। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ में भी आज नामांकन किया जा सकेगा और बुलंदशहर, मथुरा में भी आखिरी दिन है नामांकन का। तो खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। और दूसरे चरण में अब तक 81 प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं और आज आखिरी दिन है। आज और प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, आज आखिरी दिन है, तमाम जो जिले हैं दूसरे चरण को लेकर के आखिरी दिन बताया जा रहा है और आज ही जो प्रत्याशी हैं नामांकन दाखिल करेंगे। पूरी जानकारी अपडेट के साथ बताइए। बिल्कुल, देखिए मेरठ, बागपत और गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आज जो है गौतम बुद्ध नगर में आज जो है नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक की अगर बात करें तो 81 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और जिसमें से कल की अगर बात करें, कल बुधवार था, कल दूसरा दिन था, यानी कि कल के दिन लगभग 47 लोगों ने अब तक पर्चा जो दाखिल किया था। आज बहुत से प्रत्याशी हैं जिनका जो है नामांकन दाखिल होना है और कहीं कहीं पर जो है संशय का जो विषय था उस पर पर्दा उठ चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम मेरठ की बात कर रहे थे, अतुल प्रधान की बात कर रहे थे, वहां पर उनका टिकट कटने की जो संशय बना हुआ था वो कट चुका है, यानी कि टिकट। और ऐसे में अब वहां से दूसरा प्रत्याशी जो है मैदान में उतरता हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आएगा। इसके साथ ही साथ में आज जो है मथुरा में जो है हेमा मालिनी नामांकन करेंगी, जहां पर उनके साथ में नामांकन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हालांकि आज आखिरी दिन है नामांकन प्रक्रिया का। जो दूसरे चरण की जो 8 सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से आती हैं, वो सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उन सीटों का नामांकन की जो आज की जो आखिरी तारीख है उस पर जो है मोहर लगने वाली, यानी कि आज शाम 5 बजे तक जो है जिन लोगों को नामांकन करना है वो लोग नामांकन करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आज के बाद की 2 दिन का समय होगा कि वो जब अपना पर्चा वो है वो वापस ले सकते हैं। पर्चा में अगर किसी प्रकार से अगर कोई त्रुटि है तो उसको संशोधन किया जा सकता है, उसको लेकर के 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जी
बिल्कुल संदीप, और ये भी देखिए कि जिस तरह से मेरठ में अभी भी समाजवादी पार्टी के अंदर उहापों की जो स्थिति है वो भी देखी जा रही है और जो प्रत्याशी हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो सके थे। हालांकि अब सुनीता वर्मा पर चुनावी मैदान में उतारने की जो तैयारी है वो देखी जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी उतारने में कहीं ना कहीं असमंजस में है। हम रामपुर की अगर बात करते हैं तो रामपुर में जिस तरीके से हमने टिकट को देखा कि आखिरी अंतिम समय पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित किया, वहीं हम यहाँ की अगर बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में आखिरी समय पर जो है दांव खेला गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो अपने प्रत्याशियों के जो चयन है, जो अन्य पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो काफी लंबे समय से करती, एक ही बार जो पार्टियों को डिसाइड कर दिया है तो वही नाम आखिर तक नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो हलचल है वो साफ है कि पहले प्रत्याशियों को दूसरे मैदान पर उतारे जाते हैं, फिर उसके बाद उनके नाम को बदल दिया जाता है, दूसरे नाम पर मोहर लगती है। अब जो है वही हाल मेरठ में देखने को मिला रामपुर के बाद में। तो साफ है कि अभी और 5 चरण और हैं और 5 चरणों में समाजवादी पार्टी अब तक कितने नेताओं का अपना टिकट बदलती है ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार सोच समझ कर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, समीकरण देख रही है कि आखिर कौन सा समीकरण में हमारा प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आएगा। और इस बार के इंडिया गठबंधन में जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम दल एक साथ में आए इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर के, तो ये एक असमंजस होगा कि आखिर कैसे समाजवादी पार्टी उन सभी के बीच में अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और फिर जीत दिलाने में कामयाब रहे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां तक अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं और लगातार जो जातीय समीकरण को एक साथ लेकर के जो चल रहे हैं, जो पीडीए का जो उनका अपने नारा है, उसी नारे के अंतर्गत इस बार जो है अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। और बिल्कुल अनिल मीणा बुलंदशहर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजू मेरठ से है हमारे पास। और उससे पहले संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। राहत मिली, जेल से रिहा हुआ। आज पत्नी के साथ भगवान हम लोगों पर बजरंग बली जी की कृपा है और हमने प्रार्थना किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जल्द ही हमारी पार्टी की सदस्या केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी जेल से बाहर आए, ऐसी प्रभु की कृपा हो और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हौसले और जज्बे के साथ अपने मुखिया से जो उसकी उम्मीदें हैं कि जल्द वो बाहर आकर इस अभियान में सम्मिलित हों, इस लड़ाई में सम्मिलित हों। प्रभु हम लोगों को शक्ति दे, अपना जो पार्टी का निर्देश होगा सब करेंगे। संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बजरंग बली का आशीर्वाद है और उन्होंने प्रार्थना की है कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और सभी एक साथ सम्मिलित होकर के एक नया अभियान जो कि होगा उसकी शुरुआत करेंगे। और अब बात कर रहे हैं नामांकन की। नामांकन का आज जो आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए और हमारे साथ तमाम जगहों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ राजू हैं और संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से हैं और मेरठ चलते हैं सीधा जहां पर राजू शर्मा है। राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम उहापों की स्थिति के बावजूद समाजवादी पार्टी में अभी भी असमंजसता की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। आखिर इतनी असामान्य स्थिति क्यों बनी हुई है?
बात नहीं है, तमाम अन्य अगर जिलों की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है, चाहे मुरादाबाद की बात हो, रामपुर की बात हो, या फिर अन्य जो जिले हैं उनकी बात हो, वहां पर भी यही स्थिति है कि समाजवादी पार्टी को जो पहला प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया था उसका टिकट काटकर फिर दूसरे प्रत्याशी, कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, इसलिए उन्हें बार बार प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। मेरठ के बाद बागपत में भी यही स्थिति हुई और अब फिर एक बार मेरठ में तीसरा प्रत्याशी जो है वो घोषित किया गया सुनीता वर्मा को। आज वो नामांकन दाखिल करेगी 12 बजे। आज दूसरे चरण का अंतिम आज दिन है, लगभग 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और कल से शुरुआत होगी पर्चे वापस लेने की, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे वो फिर कल से जो 2 प्रत्याशी है वो अपना नामांकन वापस लेंगे और फिर सुनीता वर्मा पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में जनसंपर्क में जुटेगी और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है वंदना कि समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। कार्यकर्ता भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर उन्हें करना क्या है, किस प्रत्याशी के लिए उन्हें वोट मांगने हैं, किस प्रत्याशी को उन्हें जिताना है। ये स्थिति अभी भी फिलहाल मेरठ में बनी हुई है। हालांकि योगेश वर्मा जो सुनीता वर्मा के वो पति है वो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं और लगभग 12 बजे के आसपास वो मेरठ के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल कराएंगे अपनी पत्नी का। उनके साथ तमाम भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी है वो रहेंगे, लेकिन अतुल प्रधान उस कार्यक्रम से नजर नहीं आएंगे कार्यक्रम में, क्योंकि वो कल से ही लखनऊ डेरा डाले हुए हैं, इसलिए कि उनका जो टिकट ना काटा जाए। उन्होंने धमकी तक दी थी राष्ट्रीय नेतृत्व को कि अगर उनका टिकट काटा गया तो समाजवादी पार्टी की विधायकी से अपना इस्तीफा दे देंगे, साथ ही समाजवादी पार्टी का जो खेमा है उसे भी अलविदा कहकर अन्य राजनीतिक पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने अतुल प्रधान को समझाया और चेतावनी दी, उन्हें जैसे भी किया उनको समझा लिया। आखिरकार उनका ट्वीट एक आया कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो उन्हें स्वीकार है। और बिल्कुल राजू, काफी मान मनोबल के बाद अतुल प्रधान माने हैं और सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया है। बुलंदशहर से हमारे साथ अनिल मीणा भी हैं। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नामांकन का आखिरी दिन है और तमाम तरह के जो विचार हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी देखने को मिल रही हैं राजनीतिक दलों से। अगर बुलंदशहर की बात कर ली जाए तो आज कितने प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल बंदरा, मैं आपको बताऊं, जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही थी। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने का आज जिस तरह से आखिरी दिन है और जो गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ शिवराम वाल्मीकि को यहाँ टिकट दिया गया, लेकिन अभी तक पर्चा दाखिल नहीं किया। आज आखिरी दिन है तो शिवराम वाल्मीकि को लेकर लगातार जनता बुलंदशहर में कहीं ना कहीं जो आपस के जो गठबंधन के जो गुट थे उनमें आपस में भिड़ंत हुई थी और मारपीट भी हुई थी, क्योंकि जो शिवराम वाल्मीकि है उनसे जो जनता थी वो खुश नहीं थी और उसके जो संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो भी खुश नहीं थे। तो अगर बात की जाए तो अगर जनता बुलंदशहर में बीजेपी और बसपा ने कल ही अपने उम्मीदवार दोनों ने पर्चा भर दिए हैं। अगर बसपा की बात की जाए तो गिरीश जाटव जो नगीना धामपुर के जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने जनता बुलंदशहर में मायावती ने उनको बुलंदशहर से ऐसी सीट पे उतारा है। और अगर बात की जाए सांसद भोला सिंह को तीसरी बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अगर बात की जाए कांग्रेस और बसपा का जो गठबंधन हुआ था, उन्होंने शिवराम वाल्मीकि को यहाँ टिकट दिया है और उसके बाद लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं मायूसी थी कि आखिरकार जो कार्यकर्ता थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो क्योंकि जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई थी, तो गठबंधन को लेकर जो लगातार जो जनता है उनमें भी कहीं ना कहीं मायूसी छाई थी, क्योंकि जो काफी समय से जो पहले प्रयासरत थे उनको टिकट न देके कि अन्य आदमी को जो टिकट देना वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। उसको लेकर अगर बात की जाए तो अभी तक खींचातानी चल रही है, लेकिन अभी लास्ट दिन है और अभी तक अगर शिवराम वाल्मीकि की बात करें तो आज वो पर्चा अपना भर सकते हैं। लेकिन अगर देखना यह होगा कि अगर हो सकता है कि एंड टाइम पर कहीं उनका भी पर्चा अन्य कोई प्रत्याशी मैदान में ना आ जाए, क्योंकि 3 बजे तक का जनता बुलंदशहर में टाइम है और जनता बुलंदशहर 3 बजे के बाद में जो नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद में किसी तरह की कोई भी जो प्रत्याशी पर्चा नहीं भर पाएगा। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो जनता बुलंदशहर में जो अभी तक अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो समीकरण है वो ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ जीत का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा के जो प्रत्याशी हैं हरीश जाटव, तो उनसे बसपा के जो दलित वोटर है वो भी कहीं ना कहीं नाराज हुए थे, क्योंकि नगीना धामपुर से जिस तरह से लाकर यहाँ जनता बुलंदशहर की जो ऐसी सीट पर उतारा गया है, तो जो लोग
उनका कहना है कि जो जनता बुलंदशहर में काफी ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अगर बसपा ने उनको नहीं उतारा है तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तमाम लोगों में कहीं हर पार्टी के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो बीजेपी का जो यहाँ देखा जा रहा है, जो जनपद बुलंदशहर की सदर बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 14वीं पे, तो बीजेपी का ही जो दावेदारी है वो सबसे अहम मानी जा रही है, ठोस मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आज पर्चा जो कांग्रेस गठबंधन का पर्चा जब दाखिल होता है उसके बाद में किस तरह के जो चुनावी जो बिगुल है वो अपनी रणनीति अपनाते हैं वाल्मीकि जो शिवराम वाल्मीकि हैं, क्या वो जो दलित वर्ग है उसको तोड़ पाएंगे, या उस जो दलित वर्ग है जो अन्य और वर्ग है उनको अपनी तरफ खींच पाएंगे। तो अगर बात की जाए जो क्योंकि जो एससी जो सीट है यहाँ, एससी सीट पर जो तीनों ही प्रत्याशी बड़ी दावेदारी के साथ यहाँ मैदान में उतरे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बीजेपी का जो 3 बार से जो बीजेपी के जो सांसद भोला सिंह अपनी जीत बिल्कुल बिल्कुल अनिल, ये देखने वाली बात है, लेकिन दावेदारी जो कि बताई जा रही है कि बीजेपी की काफी मजबूत है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को लेकर के बता रही है कि काफी मजबूती के साथ चुनावी जो अखाड़ा है उतरती नजर आ रही है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश इस फॉर्मूले के तहत की जा रही है, फिर भी इतना कंफ्यूजन देखा जा रहा है। संदीप, आवाज पहुंच रही? और संदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद, लेकिन इस संदीप आवाज पहुंच रही है आपको? तो लगातार ये देखा जा रहा है कि तमाम फॉर्मूले, तमाम अभियान चलाने के बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन है कंफ्यूजन की स्थिति में है, चाहे बात कांग्रेस की कर ले या समाजवादी पार्टी की कर ले। आखिर इतना कंफ्यूजन संदीप क्यों नजर आ रहा है? देखिए, साफ है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो इस प्रत्याशियों की अगर हम बात करते हैं तो 13 प्रत्याशी, माफ करिए 17 प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के पास में है। इसके साथ ही साथ में उनके जो पीडीए जो घटक दल थे उनके पास में कुछ प्रत्याशी भेजा। इसके साथ समाजवादी पार्टी ने अपने मैदान में उतारे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने जो पहले चरण और दूसरे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों का जो नामांकन भरा था, वहां पर समीकरण बदलता है, कहां से वहां समीकरण बदलता है, बसपा ने बदल दिया। बस जो पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब बसपा ने अपने कैंडिडेट वहां पे उतार दिए तो वो त्रिकोणीय सीरीज बन गई। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया समाजवादी पार्टी के लिए कि वहां पर जीत पाना, और शायद यही एक वजह रही हो कि समाजवादी पार्टी ये नहीं समझ पा रही कि वहां पर आखिर कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारे जहां पर हम जीत हासिल कर सकें। तो इस वजह से ही लगातार बदलाव के जो तर्क वितर्क दिए जा रहे थे, वो बदलाव की स्थिति जो बनी हुई है वो अभी तक बनी हुई है। हम पहले दूसरे चरण में देख लिए कि किस तरीके से प्रत्याशियों उतारने को लेकर के समाजवादी पार्टी कितनी असमंजस में देखने को मिली है। चाहे रामपुर की बात करें, बुलंदशहर की बात कर ले, मेरठ की बात कर ले, हम बागपत की बात कर ले, तो तमाम ऐसे जो जिले थे जिन जिलों में ये स्थितियां देखने को मिली हैं। अभी कितने 5 चरण और बचे हैं, 5 चरणों में नामांकन और शुरू होना है। उन 5 चरणों में क्या स्थिति होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो खेल है वो लगभग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई मान रही थी, कहीं न कहीं जब इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को एक ला करके, लेकिन जहां बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो वो लगातार इस बात का जो है विरोध कर रही है। साथ ही साथ में अपनी त्रिकोणीय सीरीज को जो अखिलेश यादव मान रहे हैं उसमें लगातार बदलाव करते नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा कौन सा प्रत्याशी किस लोकसभा में उतरेगा और लोकसभा में जीत हासिल करेगा। अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है विपक्षी दलों की ओर से कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़े, चुनावी मैदान में उतरता नजर आए। कुलदीप हमारे साथ है बागपत से। कुलदीप, आज आखिरी दिन है बागपत में भी नामांकन का। इस वक्त की अगर तस्वीरों की बात कर ले तो नामांकन के लिए अभी तक कौन प्रत्याशी पहुंचा है? जी, आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है और लगभग 29 पर्चे जो यहाँ से खरीदे गए थे विभिन्न पार्टियों द्वारा, और उसके बाद 8 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अभी इसमें आज जो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी बदला है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने
उसका आज नामांकन होना है। लगभग 11:30 से 12 बजे तक उनका नामांकन हो जाएगा। कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से मनोज चौधरी को यहाँ पर टिकट लेकर प्रत्याशी बनाया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं अब ये टिकट चेंज हो गया है और अमरपाल शर्मा को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। देर रात सूचना आई, उसके बाद ही जो लोगों में विरोध चल रहा था मनोज चौधरी का, वो भी साफ देखने को मिला। हालांकि केंद्र ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि टिकट बदला जा सकता है बागपत में, तो वही उसकी जो हमारी केंद्र की खबर थी, केंद्र की खबर पर ही मोहर लगी है और उसमें अमरपाल शर्मा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो कह लगे साफ तौर पर है कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का विरोध चल रहा था, लोगों के विरोध के चलते ही प्रत्याशी को बदला गया है। इसलिए नहीं, अभी यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जो कलेक्ट्रेट परिसर है पुलिस छावनी में तब्दील है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना नामांकन कर रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, आज लगता है जो 29 पर्चे जो खरीदे गए थे तो उनमें से 8 जमा हुए हैं, बाकी अभी शेष है, तो आज वो जमा हो जाएंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूती देखी जा सकती है। अभिनव उपाध्याय मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। मथुरा से अभिनव, जिस तरह से देखा जा रहा था कि हेमा मालिनी भी मथुरा से नामांकन करने के लिए पहुंची, तमाम जो दिग्गज थे वो भी उपस्थित रहे, लेकिन बात करें विवादित बयानों को लेकर के, हाल ही फिलहाल देखा जा रहा है संदीप सिंह जिस तरह से हेमा मालिनी को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई और अब चूंकि देखा जा रहा है इस बात को, इस टिप्पणी को भी भुनाने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखी जा रही है। अभिनव जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण का जो मतदान का जो नामांकन जो प्रक्रिया वो आज आखिरी दिन है और आज जो है जो बीजेपी जो प्रत्याशी हैं सांसद हेमा मालिनी, वो अपना नामांकन पत्र जो है भरने पहुंची हैं और कलेक्ट्रेट पे पहुंची है और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद की गई है। और आज उन्हीं के साथ साथ में जो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर हैं वो भी अपना नामांकन करेंगे। तो अगर बात करिए, क्योंकि जैसा संदीप जी ने बताया कि हेमा मालिनी के जो लगातार जो बयानबाजी जो टिप्पणी हो रही है उसके एक पूरा जो अगर बात करें मथुरा की तो कसमकस मामला बना हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस जो प्रत्याशी बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस ने घोषित किया था और कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका साथ ही साथ लगा है और उन्होंने तत्कालीन जो है मुकेश धनगर को कल जो है अपना कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है जो आज नामांकन करेंगे। और वहीं जो सांसद हेमा मालिनी है वो अपना नामांकन करने के लिए आज कलेक्ट्रेट पहुंची है और उन्हीं के साथ साथ में तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद हैं और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आज सबसे खास बात ये भी है कि एक सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने आएंगे और 11:25 का उनका समय है पहुंचने का, और जो मुख्यमंत्री बीएन फौजदार मैदान में पहुंचकर वहां एक सभा को संबोधित करेंगे और नामांकन करने के बाद में सीधी हेमा मालिनी अभी कलेक्ट्रेट के अंदर है और सीधी नामांकन करने के बाद में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। जी बिल्कुल कुलदीप, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। संदीप, आपका भी शुक्रिया और हमारे साथ तमाम जो संवाददाता जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं अमरोहा से और तमाम जगह की जो तस्वीरें थी वो भी दिखाई आपको, बात जो जानकारी थी वो भी साझा की। और अमरोहा से भी खबर है जहां पर लोकसभा चुनाव के नामांकन का जो आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक की नामांकन होगा अमरोहा से, और अमरोहा निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है इस बात की। और अमरोहा लोकसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। आज 4 बजे बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल को नामांकन करने का आखिरी दिन है, चूंकि आज आखिरी दिन है और 4 अप्रैल है और 3 बजे तक की कोई भी प्रत्याशी दाखिल कर सकता है नामांकन। नामांकन स्थल के आसपास पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। और इसी बीच मथुरा से खबर आ रही है। मथुरा से आपको ये खबर बता देते हैं जहां पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। मथुरा से इस वक्त की खबर, नामांकन का आखिरी दिन और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सांसद हेमा मालिनी भी मथुरा पहुंच चुकी हैं और नामांकन करने पहुंची हैं भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पहुंची हैं सांसद मथुरा से हेमा मालिनी नामांकन दाखिल करने के लिए। 26 अप्रैल को मतदान होना है दूसरे चरण का और इस लिहाज से
बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का है और स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मथुरा से तस्वीर भी साझा कर रहे हैं। हेमा मालिनी पहुंच चुकी है मथुरा, नामांकन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मथुरा से बीजेपी सांसद हैं हेमा मालिनी और बताया जा रहा है कि बड़े भाई और समधी भी इस दौरान हेमा मालिनी के साथ मौजूद हैं। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है। कानपुर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी के मामले में आज सुनवाई होनी है। प्लॉट आगजनी के मामले में कोर्ट फैसला आज सुना सकता है। तो कानपुर से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, थोड़ी देर में कोर्ट पहुंचेंगे विधायक इरफान सोलंकी और आज फैसला आ सकता है। आगजनी मामले को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो कानपुर के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सपा विधायक इरफान सोलंकी तलब किए गए और आज आगजनी में फैसला आ सकता है। तो कानपुर जिले में झोपड़ी में आग लगने के मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट फैसला सुना सकता है और सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया गया है। तो कानपुर के जाजमो में नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में आग लगने के मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट का फैसला आ सकता है। बेहद महत्वपूर्ण दिन है इरफान सोलंकी के लिए। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि 12 आरोपितों में से विधायक, उनके भाई समेत 5 पर फैसला सुनाया जा सकता है। तो थोड़ी ही देर में कोर्ट पहुंचेंगे विधायक इरफान सोलंकी और एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। और इसी के साथ एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने भी बताया कि कोर्ट की ओर से विधायक को महाराजगंज जेल से तलब किया गया है। आचार संहिता समेत 2 अन्य मामले में सुनवाई विधायक इरफान सोलंकी और समेत 3 पर कर्नलगंज थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा। अमित शर्मा इसी खबर पर है। अमित, थोड़ी ही देर बाद कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी, चूंकि आज बेहद अहम दिन है और फैसला भी कोर्ट की ओर से आ सकता है। क्या जानकारी अभी तक की अपडेट में मिल पा रही है आपको? देखिए, ऐसा इरफान सोलंकी लंबे समय से जेल में बंद है और लगातार वो कई बार आ चुके हैं और उनकी तारीखें आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे में इरफान सोलंकी के जो चाहने वाले हैं या कहें समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि इरफान सोलंकी के मामले में जल्दी से जल्दी फैसला आए, क्योंकि लगातार फैसला चलता जा रहा है और आज फिर उन्हें महाराजगंज जेल से बुलाया गया है और उनकी सुनवाई की जाएगी। ऐसे में आज लगता है कि उनका फैसला आ सकता है, क्योंकि जो पिछली तारीख थी उसमें किसी कारणों की वजह से फैसला नहीं किया जा सका था, क्योंकि जो तमाम कागजात थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन आज इरफान सोलंकी को वापस बुलाया गया है और उनके मामले में फैसला आ सकता है, क्योंकि अगजनी जैसा बड़ा कांड उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अगजनी कांड को अंजाम दिया था और लंबे समय से इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। जी बिल्कुल अमित, और ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी और उनके साथ कौन लोग रहेंगे मौजूद इस दौरान, क्योंकि पारिवारिक सदस्य भी क्या मौजूद रहेंगे? देखिए, इरफान सोलंकी का परिवार हर तारीख पे मौजूद रहता है और इरफान सोलंकी अभी से 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचने वाले हैं कोर्ट, क्योंकि काफी लंबा रास्ता है और वो सुबह जब वहां से निकलते हैं तो 5-6 घंटे में वो कानपुर पहुंच पाते हैं। ऐसे में लगभग 12 से 12:30 के बीच वो कानपुर की कोर्ट में हाजिर होंगे और उनके परिवार के सभी लोग कोर्ट में हर बार मौजूद होते हैं। आज भी उनका परिवार कोर्ट में ही मौजूद रहेगा। जी बिल्कुल अमित, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश होंगे और एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकता है इरफान सोलंकी को लेकर के। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर पेपर मिल कॉलोनी में महिलाओं को कुचलने का मामला सामने आया है। कार का चालान हिस्ट्री से बड़ा खुलासा हुआ है और हादसे वाली कार के पहले हो चुके हैं 8 चालान। ओवर स्पीडिंग, स्टंटबाजी में कार का चालान हुआ था। पेपर मिल कॉलोनी हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई थी और शराब कारोबारी की पत्नी के नाम पर है ये कार। तो राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। ओवर स्पीडिंग, स्टंटबाजी में कार का चालान हुआ था और इसका खुलासा हुआ है। पेपर मिल कॉलोनी हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई थी और बताया ये भी जा रहा है कि शराब कारोबारी की पत्नी के नाम पर गाड़ी थी। पेपर मिल कॉलोनी में महिलाओं को ये कुचलने का मामला है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। कार का चालान हिस्ट्री से एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके साथ ही हादसे वाली कार के 8 चालान पहले से ही हो चुके थे, क्योंकि ओवर स्पीडिंग, स्टंटबाजी के चलते कार के चालान किए गए थे और 4 जो कार थी वो पत्नी के नाम बताई जा रही है। तो पेपर मिल कॉलोनी हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई थी जिसको लेकर के चालान किया गया था। और बरेली से खबर आ रही है जहां पर आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का फोटो वायरल हो रहा है। पीएम मोदी के साथ एक जैसी ड्रेस वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सांसद विधायक पहुंचे थे और त्रिशूल एयरबेस पर चेंज ओवर के दौरान हुई थी मुलाकात। और सीधा चलते हैं मथुरा जहां पर हेमा मालिनी नामांकन दाखिल करती नजर आ रही है। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह है और उनके बड़े भाई के साथ ही साथ उनके समधी भी मौजूद हैं। तो नामांकन दाखिल करती नजर आ रही हैं सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी। और इसी के साथ आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के नामांकन का और नामांकन प्रक्रिया जो औपचारिकताएं हैं पूरी करती हेमा मालिनी को आप देख सकते हैं मथुरा से। तो यहाँ फाया क्या है? मुद्दा के यमुना 84 कोस परिक्रमा और बहुत सारे हैं। रेल स्ट्रिप लाना है मथुरा में, ऐसे बहुत सारे काम हैं। अभी आप छोड़ो ना। एक सवाल निकाल दो। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर राजकीय निर्माण निगम के रिटायर्ड लेखाकार पर एफआईआर हुई है। विजिलेंस ने ओम प्रकाश शर्मा पर एफआईआर दर्ज कराई है। शासन के निर्देश पर ओपी शर्मा के खिलाफ खुली जांच के आदेश भी दिए गए। तो खुली जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होना है। राजकीय निर्माण निगम के रिटायर्ड लेखाकार पर एफआईआर हुई है। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं जहां पर विजिलेंस ने ओम प्रकाश शर्मा पर एफआईआर दर्ज कराई है। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ देखें आगे की खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बहराइच के थाना मठेरा इलाके से अंबा गांव निवासी 32 वर्षीय महिला आमना का दबंगों द्वारा की गई पिटाई के बाद गर्भपात हो गया। 5 दिन पूर्व बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों में हुई दबंगों द्वारा जमकर अमीना की पिटाई की गई थी, जिसमें 9 माह की गर्भवती आमना गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में 151 के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन देर रात तब आमना ने एक बेटे को जन्म दिया तो वो मरा हुआ पैदा हुआ।
पुलिस द्वारा नवजात बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संबंध में मटेरा थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में 3 के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना पहले से पुरानी अकस रही। एक लौंडिया हमरे मारी ना तो खत्म हो ही रही। अभी हमारे उनके पुरानी मुकदमा चलता तो उनके लड़का के वारंट रहा तो यहाँ वारा जमानत नहीं करे साथ पुलिस हिरासत में ले ली ना। और हम दुकान से घरे गए रहन और रास्ते में यहाँ सब पहुँचे बगिराए के बहुत मारी अनेक गए। एप्लीकेशन दे हमारे कोई समय नहीं बा। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर जहां पर ट्यूलिप टावर में खुलेआम गुंडागर्दी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है कॉलोनी ट्यूलिप टावर। समिति के अध्यक्ष पर हुआ जानलेवा हमला। मारपीट करने के बाद रिवॉल्वर से मारने की गई कोशिश। होली वाले दिन की बताई जा रही है घटना का पुलिस ने अभी तक नहीं लिया है संज्ञान। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ट्यूलिप टावर की घटना बताई जा रही है। मारपीट के बाद घटना सीसीटीवी में कैद। मारपीट करने के बाद रिवॉल्वर से मारने की गई थी कोशिश। उन्नाव के हसनगंज में विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकता हुआ शव मिला है। पति की सूचना पर पुलिस सहित नायब तहसीलदार ने पहुंचकर जांच की। मृतका ने 10 माह पहले ही कोर्ट मैरिज कर शादी की थी। मृतका के भाई ने ससुरालजनों पर हत्या कर शव लटका देने की प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। 5 घंटे बाद फील्ड यूनिट की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहाँ नहर पार जो है रह रहे थे अपना नया मकान बना के। इस मकान में ये रहे थे जो पक्का मकान है। हम तो गांव से चले गए थे, अपना मकान भी बेच दिया है और वहाँ शिफ्ट हो गए। और ये दोनों ये लोग एक साथ रह रहे थे। यही लोग बता सकते क्या हुआ है। तो आरोप इन लोगों का गलत है, निराधार है। हम तो अलग रह रहे थे। यूपी के कौशाम्बी जिले में ओवरलोड बालू के वाहनों पर कार्रवाई करने और जुर्माना वसूलने में खनन विभाग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खनन विभाग ने लगातार कार्रवाई करते हुए पिछले वर्ष में 1325 ओवरलोड बालू के वाहनों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 5.65 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। वही अवैध खनन पर बालू घाट संचालकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग की उपलब्धि जिले में आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अजीत पांडे ने बताया कि जनपद के विभाग लगातार ओवरलोड बालू के वाहनों के परिवहन कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन में 15 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया। वहीं साल भर में 1325 वाहनों का चालान किया गया। लगभग 5.65 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया।
और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हुए हैं। ये और जरा गुरदासपुर के गांव चावा में सीवरेज साफ करते समय दिमाग में गैस चढ़ने से 3 प्रवासी मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें गांव के लोगों ने जैसे तैसे करके सीवरेज से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल गुरदासपुर में दाखिल करवाया। इसी बीच आपको फर्रुखाबाद से खबर बता देते हैं। फर्रुखाबाद से खबर, नगर पालिका की जमीन में बने मकानों पर चला बुलडोजर, मकान ध्वस्त किए गए। मकान ध्वस्त होता देख महिला हुई बेहोश। फर्रुखाबाद के लालसराय पानी टंकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मकान ध्वस्त होता देख महिला हुई बेहोश। नगर पालिका कर्मचारियों ने मकान पर चलाया बुलडोजर। नजूल की जमीन है और इसमें पता ये चला था कि कुछ संदिग्ध लोगों ने अंदर नींव खोद के मकान बना रहे हैं, जबकि ये नजूल की ज़मीन है और नजूल की ये ज़मीन जो है फ्री होल्ड नहीं है, यानी किसी के नाम नहीं है। तो इस वजह से इसको जो है हटाया गया है बीच में। और सर ये काफ़ी सालों से रह रहे हैं, रहने का ये मतलब नहीं हुआ कि नजूल सरकारी ज़मीन पर किसी का ओनरशिप हो जाएगा। ये अगर इनके पास मकान नहीं है तो उसके अलग विभाग हैं और उन विभागों में प्रयास करना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला गुरदासपुर के गांव चावा में सीवरेज साफ करते समय दिमाग में गैस चढ़ने से 3 प्रवासी मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें गांव के लोगों ने जैसे तैसे करके सीवरेज से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल गुरदासपुर में दाखिल करवाया है, लेकिन इलाज के दौरान एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। सिविल अस्पताल में जानकारी देते हुए नीरू निवासी जिला भरतपुर राजस्थान ने बताया कि ये गाँव की साफ सफाई का काम करते हैं। गाँव में सीवरेज उसके पति कन्हैया साफ कर रहे थे, इसी बीच उनके दिमाग में गैस चढ़ने से वो बेहोश हो गए। इसके बाद उसके पति कन्हैया को बचाने के लिए उसका भांजा नेवी और भाई मोनू भी सीवरेज में गए, तो वह दोनों भी बेहोश हो गए। इसके शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठे हुए तो जैसे तैसे करके तीनों को बाहर निकाला। हो गए 20-22 साल इसके काम करते करते पाजी अं कूड़ा काड़ा चुक दे, नाली मोरी भी सारिया दी साफ कर दे। इन्हों का सीवरे की भी इन्हें जिम्मेदारी दे रखी है हमको। सीवरे का काम करेंगे तो इतने रहेंगे, सारा काम करेंगे। अगर सीवरे का काम नहीं करेंगे तो ही पिंड से निकल जाओ, नहीं करेंगे कोई काम। ये चक्कर है ना, तो हम मजबूरी में सीवरे का भी काम कर दे। 4000 दे दे बाजी सीवरे। आज हुआ इनको सीवरे का किए गए, गंदे हुए सीवर, पानी रुके, डक्का लगा, लोगों की नाली भरी है, गटर भरे, तो सीवर साफ करो। तो सीवर साफ करने गए तो 2 मेरा घर वाला बढ़िया अंदर कन्हैया, तो मेरा पिरा बढ़िया अंदर, तो दोनों थे गैर होश हो गए। इन्ना भीड़ बड़ी भीड़ बाजी कहने नहीं निकाला के ਇਹ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਚੜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਓਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਕੁੱਲ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ।
मोगा जिले के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव मानके गिल के पास रोड पर खड़े ट्रक से एक्टिवा की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्टिवा सवार गंभीर जख्मी व्यक्ति को मोगा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਮਾਣੂਕੋ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਨ ਰੋਡ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਇਆ? ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਗੇ 108 ਨੂੰ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਡੈਡੀ ਸੀ। और इसी बीच आपको जालौन से खबर बता देते हैं। जालौन से खबर, वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, टीम ने पंसारी की दुकान पर की छापेमारी। हिरन के सींग, हाथी के दांत का बुरादा कोरल्स बरामद हुए। स्पाइनी टेल रिजॉर्ट, कई प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंग भी हुए बरामद। वन्य जीवों के अंग से बनने वाला सामान बरामद। टीम ने लाखों की कीमत प्रतिबंधित सामान बरामद किया। मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी दुकान संचालक मौके से भागने में हुआ सफल। मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी दुकान संचालक मौके से भागने में सफल। वाइल्ड आई एनजीओ दिल्ली की सूचना पर कार्रवाई। उरई कोतवाली क्षेत्र के माहिल तालाब का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से खबर, वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। टीम ने पंसारी की दुकान पर छापेमारी कर कार्रवाई की। आज जो है हमें वाइल्ड आई करके एक एनजीओ है, उनके एक सदस्य हैं, उन्होंने हमको मुखबिरी में एक सूचना दी कि जालौन में, मतलब विशेषकर उरई में, अपने क्षेत्र में एक दुकान है जहां वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स बेचे जा रहे हैं। इसे हम वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी बोलते हैं। तो हमने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई, जिसमें हमारे क्षेत्रीय अधिकारी एवं स्टाफ सम्मिलित था। मौके पर वहाँ छापा डाला। टेल लिजार्ड की डेड बॉडी है, टेक्सास वाली चियाना की लकड़ी है, मीरम चीनी की लकड़ी है, वो कॉप्टिस पीटा करके उसका नाम है, अगरवुड है। इस तरह की कुछ प्रतिबंधित जो वन्यजीव और वन्यजीव उत्पाद हैं, उनको जो है हमने आज जब्त किया है उनकी दुकान से। जिला गुरदासपुर के हल्का फतेहगढ़ चूड़िया के अंतर्गत आने वाला गांव काला अफगाना का है, जहां पर लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंट काला अफगाना निवासी सफ़ी मसीह के बेटे अबरूम मसीह ने मलकवाल निवासी काली मसीह को भेजा। 24 दिन पहले 90,000 रुपए लेकर दुबई गया था, लेकिन दुबई गए युवक को अभी तक नौकरी नहीं मिली, जिससे लेकर उसके पीछे का परिवार परेशान है। ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦੁਬਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 55,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, 2-3 ਥਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ 10-15 ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੰਦੇ, ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਢੋਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਆਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਆਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਗਾਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਈ, ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਆਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਹੈਗੇ। ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।